हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज में। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत कवर किया था और आज की वीडियो में हम हमारा अध्याय नंबर 2 जो कि स्वतंत्रता को लेकर रहने वाला है इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो बहुत से लोग तो कहेंगे कि पैसा है, बहुत से लोग ये कहेंगे खाना है, बहुत से लोग कहेंगे कि घर है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास ये सब कुछ हो ही ना और फिर भी आप अपनी मर्जी से बोलने, पढ़ने, घूमने या अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी ना हो, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो स्वतंत्रता है वो मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक मानी जाती है। हमारा जो हिस्ट्री रही है, हमारा जो इतिहास रहा है, उसमें लाखों लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और यहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान तक भी कुर्बान कर दी थी। तो भाई, इसी संघर्ष का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वे हमारे दो आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नेल्सन मंडेला और सेकंड जो हमारे आते हैं वे हमारे आते हैं आंग सान सूची। तो ये हमारे दो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नेल्सन मंडेला के बारे में, तो भाई जो हमारा नेल्सन मंडेला का समय था, उस समय पर हमारे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। रंग भेद क्या होता था स्टूडेंट? ये हमारी वो व्यवस्था होती थी जिसमें कि इंसान को दो भागों में बांट दिया जाता था, वो भी उनके रंग के आधार पे। पहले होते थे हमारे श्वेत लोग और दूसरे होते थे अश्वेत लोग। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो व्यवस्था थी इसमें अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ना तो स्वतंत्र रूप से घूमने की, ना ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की और ना ही समान अधिकार प्राप्त करने की आज़ादी थी। सिर्फ उनकी त्वचा का जो रंग था, अगर वो काला है तो उसकी वजह से उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक भी समझा जाता था। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो अश्वेत लोगों की स्थिति थी उस समय पर, वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो भाई जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उनके भेदभावपूर्ण जो हमारे न्याय थे, जो कानून थे, उनका विरोध किया और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो इस संघर्ष की जो कीमत है वो उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई लगभग 27 साल तक, इसी वजह से वे टोटल 27 साल तक जेल में रहते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान अपने परिवार से दूर अपनी पूरी जवानी जेल में बिताता है लेकिन फिर भी वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता, तो मंडेला ने भी अपने व्यक्तिगत सुख से ज्यादा लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसको प्राथमिकता दी, उसको ज्यादा महत्व दिया। तो जो हमारे मंडेला जी थे, उनका जो संघर्ष था, उनका जो स्ट्रगल था, वो केवल अश्वेत यानी कि कालो लोगों के लिए नहीं था, बल्कि उनका जो ड्रीम था, उनका सपना एक ऐसा समाज बनाना था जहां पर हर नागरिक को समान स्वतंत्रता मिले, समान सम्मान मिले, चाहे उसका रंग, जाति या धर्म कुछ भी हो। तो यही कारण है कि आज जो पूरी दुनिया है उन्हें स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक भी मानती है। ये तो हमने सबसे पहले महापुरुष नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा। अब सेकंड जो हमारे आते हैं वे हमारे आते हैं आंग सान सूची। तो भाई ये हमारे ऐसे थे जिन्होंने कि म्यांमार में लोकतंत्र और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया। तो भाई सरकार जो थी, उन्होंने कई वर्षों तक उनके घर में ही उनको नजरबंद रखा, यानी कि वे अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन इतनी जब कठिन परिस्थितियां थी, उसके बाद भी उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो नहीं छोड़ा। तो भाई जो हमारी ये महिला थी, इनका मानना था कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो भय से मुक्ति है। तो ये जो थॉट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता भय से मुक्ति है, इसका मतलब क्या है? तो आप इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब है कि जब तक इंसान डर के साए में जीता रहेगा, तब तक वो सही फैसले नहीं ले पाएगा और सम्मान के साथ जीवन नहीं जी सकेगा। तो भाई इसीलिए हर व्यक्ति में इतना साहस होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो समाज, सत्ता या लोगों के डर से मुक्त होकर अपने जो काम है उसको सही तरीके से कर सके। तो भाई जो हमारे नेल्सन मंडेला और जो आंग सान सूची है, इन दोनों के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि जो स्वतंत्रता है वो केवल एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि उसे पाने और बचाने के लिए जो संघर्ष, त्याग और साहस है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यही जो आदर्श है, यही हमारे भारत के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में भी लोगों के लिए प्रेरणा बना, लोगों के लिए एक आदर्श बना। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि जो स्वतंत्रता होती है वो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है। इसी के साथ साथ नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। आंग सान सू ने म्यांमार में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया। तो उनका जो विचार था ये आपको जरूर याद रखना है कि वास्तविक स्वतंत्रता भय से मुक्ति है। तो स्वतंत्रता एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और साहस का प्रतीक भी है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने स्वतंत्रता का आदर्श समझा।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है। तो भाई पिछले टॉपिक में हमने समझा कि स्वतंत्रता के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े संघर्ष किए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर जो स्वतंत्रता है वो आखिर होती क्या है, यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन में आए वो करना, यानी कि अपनी मनमानी करना। लेकिन ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगर हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगे, वो ना तो किसी के नियम का पालन करे, दूसरों के अधिकारों की वो ना तो परवाह करे, तो जो हमारा समाज है उसमें अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो मनमानी करना नहीं है। तो वास्तविक स्वतंत्रता स्टूडेंट हमारी वही होती है, यानी कि स्वतंत्रता का जो असली मतलब है वो ये है कि जब व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का पूरा अवसर मिले, इसी के साथ साथ वो दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का भी सम्मान करे। यानी कि हमें अपने अधिकारों का जो उपयोग है वो इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। तो यही हमारी सच्ची स्वतंत्रता कहलाती है। तो आप समझ गए कि स्वतंत्रता क्या होती है। तो भाई जो स्वतंत्रता होती है ये व्यक्ति की रचनात्मकता, संवेदनशीलता और क्षमता, इन तीनों को विकसित करने का अवसर देती है। तो भाई हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा यानी कि कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तो खेल में अच्छा होता है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई कला में अच्छा है। तो जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है तो वो अपनी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ वो हमारे समाज में, समाज के विकास में भी योगदान दे सकता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र समाज की, कि जो स्वतंत्र समाज है वो क्या होता है, तो भाई स्वतंत्र समाज हमारा वो होता है जहां पर हर व्यक्ति अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम हो। तो भाई यहाँ पर सरकार, ये जो समाज है, वे केवल उतने ही प्रतिबंध लगा सकते हैं जितने की वास्तव में जरूरी हो, यानी कि जितने आवश्यक हो उतने ही वो प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि नियम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नियम नहीं होने चाहिए। अगर नियम नहीं होंगे तो अराजकता फैल जाएगी। नियम होने चाहिए लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि स्वतंत्रता की जो समाप्ति है वो होने लगे। तो स्वतंत्रता को इतना ज्यादा मूल्यवान, इतना ज्यादा बहुमूल्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये हमें दो चीज की शक्ति देती है। सबसे पहला चयन, यानी कि जो हमारी चॉइस होती है। सेकंड हमारा निर्णय, यानी कि जो हमारा डिसीजन होता है। तो भाई हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, कैसा जीवन जीना है और भविष्य के बारे में क्या निर्णय लेना है। तो ये हमारे स्वतंत्रता की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए आपको यही याद रखना है कि स्वतंत्रता का जो मतलब है वो मनमानी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ साथ अपने अधिकारों का उपयोग करना भी है। तो जहां पर व्यक्ति को आगे बढ़ने की आजादी मिले और साथ ही वो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान भी करे, वही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता होती है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है। तो आई होप अब आप सभी के समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो मनमानी नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के स्रोत। तो भाई अब तक हमने सोचा कि भाई जो हमारा स्वतंत्रता है उसका सही अर्थ क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कई बार लोगों की जो स्वतंत्रता है वो सीमित क्यों हो जाती है, यानी कि कहीं पर जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध क्यों लग जाता है। तो आखिर इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, इन सभी को ही हम इस टॉपिक में समझे हुए हैं। तो भाई सबसे पहले तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इस पर सरकार, शासक या फिर कोई अन्य बाहरी शक्ति द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, सरकार कानून बनाती है और कई बार ये लोगों की स्वतंत्रता को सीमित भी कर देते हैं। तो अगर सरकार लोकतांत्रिक नहीं होगी और जनता की बात नहीं सुनेगी तो ऐसे कानून जो है वे दमनकारी भी बन सकते हैं और लोगों की जो आजादी है, लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको छीन सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण आप देखें तो वो आप देख सकते हैं औपनिवेशिक शासन को, यानी कि जो हमारा ब्रिटिश टाइम था ना उसको आप देख सकते हैं। उस समय पर जो उनके रूल थे, जो कानून थे, वे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते थे। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण एक दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व्यवस्था भी थी, जिसके बारे में हमने नेल्सन मंडेला वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो भाई अंग्रेजों के शासन के दौरान भी भारत के लोगों को कई स्वतंत्रताओं से वंचित रखा गया था। इसी तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका था इसमें भी अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उनकी जो स्वतंत्रता थी उस पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए थे, यानी कि जो उचित प्रतिबंध नहीं थे वे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। लेकिन भाई अगर सरकार लोकतांत्रिक हो तो जो स्थिति है वो अलग हो जाती है। तो ये तो हमने वो देखा जब हमारी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर हमारी सरकार लोकतांत्रिक है तो अब स्थिति बदल जाती है। तो जो लोकतंत्र है इसमें जो नागरिक होता है वही अपने शासकों को चुनता है
और चुनाव के माध्यम से फिर वो उनको रिप्लेस भी कर सकता है, बदल भी सकता है। तो भाई इसीलिए जो लोकतंत्र है उसको स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो सरकार होती है वो हमारी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यानी कि जो सरकार है उसने क्या कार्य किया, क्यों किया, इसका जवाब उसको जनता को देना पड़ता है। अब अगर सरकार ही स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती बल्कि समाज की जो असमानताएं है वे भी हमारे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है। यानी कि केवल जो सरकार है वो ही प्रतिबंध नहीं लगाती, जो सामाजिक असमानताएं है वे भी कई बार व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा देती है। कैसे? तो भाई अगर किसी समाज में जाति के आधार पर भेदभाव हो, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा हो, गरीबी हो या लोगों के साथ सामाजिक अन्याय हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। आप इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गरीब परिवार से है और उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं है, तो कानूनी रूप से तो वो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। और इसी तरीके से जातिगत भेदभाव झेलने वाला व्यक्ति भी कई अवसरों से वंचित रह जाता है। इसीलिए केवल कानून में स्वतंत्रता लिख देना काफी नहीं होगा, बल्कि जो हमारा समाज है उसमें जो मौजूद अन्याय है, जो आर्थिक बाधाएं है, उनको दूर करना भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई यही कारण है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें यह लिखा गया है कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में अन्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को समाप्त किया जाए। यानी कि व्यक्ति तभी सच में स्वतंत्र होगा जब उसे कानून के साथ साथ समाज में भी समान अवसर मिलेगा और समान सम्मान मिलेगा। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वे कौन कौन लगाते हैं। तो दो चीजें हमने इसमें पढ़ी, सबसे पहले तो हमारी सरकार और सेकंड हमारी सामाजिक असमानता। तो ये दो हमारे ऐसे स्रोत हैं जो कि हमारी स्वतंत्रता यानी कि हमारी आजादी पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो भाई अब तक हमने समझा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार और समाज ये दोनों ही प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या हर प्रकार का प्रतिबंध गलत होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। यानी कि कुछ जो प्रतिबंध है ये हमारे समाज के भले के लिए लगाए जाते हैं ताकि जो समाज है वो व्यवस्थित बन सके और सुरक्षित बन सके। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल सोचिए, अगर किसी समाज में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नियम ना हो, कोई भी प्रतिबंध ना हो, यानी कि किसी पर कोई भी रोक टोक नहीं है, तो क्या होगा? हर व्यक्ति अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा, जहां चाहे कचरा फेंकेगा, किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाज है उसमें शांति नहीं रहेगी, बल्कि जो अव्यवस्था और अराजकता है ये दोनों फैल जाएगी। तो इसीलिए किसी भी समाज को सही ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कुछ प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। तो रीजन क्या हुआ? रीजन हुआ ताकि समाज में अव्यवस्था ना फैले, इसीलिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? तो भाई इसके अलावा हर व्यक्ति की सोच, इच्छाएं और जो हित है वे अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी लोग एक जैसा नहीं सोचते, तो इसी वजह से उनके बीच मतभेद भी हो सकता है। तो जब लोगों की राय अलग होती है तो कई बार टकराव भी हो जाता है। कई बार जो हमारा विवाद है वो सीमित संसाधनों को लेकर भी होते हैं। सीमित संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संपत्ति हो गई, जमीन हो गई, या सड़क हो गई, ये सार्वजनिक सुविधाएं हो गई। तो इनमें भी अगर नियम नहीं होंगे तो इनसे भी जो हमारे लोगों के बीच झगड़े हैं वे भी बढ़ेंगे। अगर इन विवादों को सुलझाने के लिए कोई नियम ही नहीं होगा तो छोटी सी जो बात है वो भी हिंसा का रूप ले लेगी। तो इसीलिए हमारे समाज में कानून बनाए जाते हैं ताकि जो विवाद है उनका शांतिपूर्ण समाधान भी हो सके और जो हमारी हिंसा है उस पर भी नियंत्रण लग सके, ताकि फालतू के जो झगड़े हैं, लड़ाई है, वे ना हो। तो भाई जो हमारा एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की, अपनी जीवन शैली चुनने की ये स्वतंत्रता होती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये तो आपका अधिकार हो गया, लेकिन इस अधिकार के साथ आपका एक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि आपको दूसरों के जो विचार है, दूसरों के जो अधिकार है, उनका भी सम्मान करना है। तो हमें अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति पर जबरदस्ती नहीं थोपने। जब तक किसी के कार्य से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता तब तक उसे अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो भाई यही रीजन थे जिस वजह से समाज में जो प्रतिबंध है वे लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ आवश्यक प्रतिबंध इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि जो अलग अलग विचार वाले लोग हैं वे आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और अपने विचार को दूसरे पर ना थोपे। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है, अपने जीवन शैली को चुनने का अधिकार है। तो भाई हो सकता है कि हमें किसी के विचार पसंद ना आए, लेकिन फिर भी हमें सहिष्णुता दिखानी चाहिए और उसके विचार रखने के अधिकार का सम्मान
करना चाहिए। तो भाई सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस। यानी कि मान लो अगर आप दो लोग हो, आप वो सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, अपने कुछ विचार रख रहा है, तो आपको उनके विचारों पर बहस नहीं करना, आपको शांति से उनके विचार रखने देने हैं, क्योंकि उसको भी अधिकार है और आपको भी अधिकार है, दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो भाई इसीलिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें ऐसे कुछ कानून बनाए जाते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति या समूह को अपने विचार दूसरे पर थोपने से रोकते हैं। इसी के साथ ही सभी नागरिकों को चर्चा, बहस और अपने विचार जो व्यक्त करने का अवसर है वो भी दिया जाता है। तो यही हमारे एक स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान भी है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट, जिसके साथ ही हमारे ये पॉइंट भी खत्म होता है कि हमें प्रतिबंधों की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हानि सिद्धांत के बारे में। तो भाई अब तक हमने समझा कि जो हमारा समाज है उसमें कुछ प्रतिबंध आवश्यक होते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कब और किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का उत्तर दिया हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो भाई उन्होंने कैसे उत्तर दिया? उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया जो कि हमारा हानि सिद्धांत है। तो उनकी एक बुक है ऑन लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता पर। तो ये जो बुक है इसमें इन्होंने अपना हानि सिद्धांत दिया। तो हानि सिद्धांत आखिर होता क्या है ये आप समझिएगा। तो भाई हानि सिद्धांत के अनुसार राज्य या समाज, तो ये दोनों ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब उसके कार्य से दूसरे लोगों को हानि पहुंचती है। यानी कि अगर ए के कार्य से बी को हानि पहुंच रही है तो तभी राज्य और सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे केवल उसी का नुकसान हो रहा है, यानी कि अब जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ एक हो रहा है, इससे बी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो सरकार उसकी स्वतंत्रता में जो हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती। तो अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इन्होंने मानव कार्यों को दो भागों में बांटा। सबसे पहला स्व संबंधी और दूसरा पर संबंधी। तो आप समझिएगा कि जो ये हमारे कार्य है ये आखिर होते कौन कौन से हैं। तो स्व संबंधी कार्य कौन से होते हैं और पर संबंधी कार्य कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वे हम बात करेंगे हमारे स्व संबंधी कार्य को लेकर। तो भाई स्व संबंधी कार्य हमारे वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, तो अगर वो कोई ऐसे कार्य कर रहा है जिससे सिर्फ ए को ही नुकसान हो रहा है तो ये हमारे स्व संबंधी कार्य हो गए। तो ऐसे जो मामले होते हैं इसमें कोई भी राज्य या कोई भी बाहरी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ये व्यक्ति का एक निजी मामला होता है। जैसे कि आप देखें, एक इसका उदाहरण देखें, कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, या उसका निर्णय कैसा लेना है उसको, ये सभी हमारे स्व संबंधी कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे पर संबंधी कार्य के। तो भाई पर संबंधी कार्य हमारे ऐसे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक ना रहकर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। यानी कि अब जो ए जो कार्य कर रहा है उसका नुकसान सिर्फ ए को ही नहीं हो रहा, उसका नुकसान बी को भी हो रहा है। तो ये कार्य हो गए हमारे पर संबंधी। तो भाई ऐसे जो हमारे कार्य होते हैं इन कार्यों पर हमारा व्यक्ति या समाज ये दोनों अब हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप देखिए, मान लो अगर कोई व्यक्ति हिंसा फैला रहा है या फिर कोई नफरत फैला रहा है, चोरी कर रहा है या दूसरे की जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सरकार उसे रोकती है और कानून के अनुसार उसको दंड भी दे सकती है। तो भाई इसीलिए ये हमारे जो कार्य है ये दो भागों में बटे, पहले स्व संबंधी, दूसरे पर संबंधी। तो स्व संबंधी वे होते हैं जिनसे हमें खुद को नुकसान होता है, पर संबंधी हमारे वे होते हैं जिसमें हमें खुद के साथ साथ किसी दूसरे इंसान को भी नुकसान होता है। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्व संबंधी और पर संबंधी कार्य कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हानि सिद्धांत के महत्व के बारे में, यानी कि जो हानि सिद्धांत है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है उनका मानना यह भी था कि स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वे केवल गंभीर हानि की स्थिति में लगाए जाने चाहिए, यानी कि जहां पर गंभीर हानि हो वहीं पर हमारे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा लेना चाहिए। तो भाई छोटी छोटी असुविधाओं के लिए जो कठोर कानून है वो नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आप मान लो अगर कोई व्यक्ति तेज आवाज में संगीत बजाकर पड़ोसियों को परेशान कर रहा है तो हर बार पुलिस बुलाना जरूरी नहीं है। तो पहले सामाजिक स्तर पर उसे समझाने की कोशिश की जा सकती है। अगर वो सामाजिक स्तर पर नहीं समझता तो उसके बाद आप पुलिस या कानून की सहायता ले सकते हो। लेकिन भाई अगर किसी कार्य से लोगों की सुरक्षा, उसके जीवन या उसके अधिकार इनको गंभीर नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर फिर कानूनी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
जैसे कि आप देखिए, जो घृणा फैलाने वाले भाषण हो गए, हिंसा के उकसाने वाले कार्य हो गए, तो भाई ऐसी जो गतिविधियां हैं जो कि समाज को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, उन पर सरकार कानून के माध्यम से रोक लगा सकती है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून इतने ज्यादा कठोर ना हो कि व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है वही समाप्त हो जाए। तो यही हमारे हानि सिद्धांत का महत्व भी है। तो आई होप अब आप पूरा हानि सिद्धांत समझ गए होंगे, जिसमें सबसे पहले हमने समझा कि जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत दिया। सेकंड, हमने समझा कि जो हमारे कार्य है वे कितने प्रकार के होते हैं। पहला स्व संबंधी, दूसरा पर संबंधी। तो स्व संबंधी वे होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है, और पर संबंधी वे होते हैं जिनका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ रहा है। तो भाई इसके जो महत्व थे वे भी हमने समझे इसके बाद। तो इसी के साथ ही जो हमारा हानि सिद्धांत का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। तो भाई अब तक हमने समझा कि स्वतंत्रता क्या है, उस पर प्रतिबंध कब लगाने चाहिए, लेकिन अब राजनीतिक सिद्धांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। वो आता है कि क्या स्वतंत्रता का केवल एक ही अर्थ होता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो राजनीतिक विचारक है, इन्होंने हमारी स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा। पहली जो थी हमारी वो थी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरी जो थी वो थी निगेटिव, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता। तो भाई हम इन दोनों स्वतंत्रता को समझ लेते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, तो भाई नकारात्मक स्वतंत्रता हमारी वो स्वतंत्रता होती है जहां पर व्यक्ति के जीवन में भारी हस्तक्षेप जितना कम हो उतना अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सरकार, समाज या कोई अन्य संस्था व्यक्ति के जो निजी जीवन है उसमें अनावश्यक दखल न दे। व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता। तो भाई इस विचार के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन का जो एक क्षेत्र है वो होना चाहिए जहां पर वो अपनी पसंद के अनुसार सोच सके, अपने फैसले ले सके और अपने हिसाब से कार्य कर सके। तो भाई जब तक किसी भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यही हमारे नकारात्मक स्वतंत्रता का मूल विचार है। तो भाई इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मैं किस बात के लिए स्वतंत्र हूं, यानी कि मेरे जीवन के कौन कौन से जो क्षेत्र है वे ऐसे हैं जहां पर मुझे भारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो भाई ये हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। यानी कि जब सरकार किसी व्यक्ति के निजी जीवन में भारी हस्तक्षेप कम करती है, कोई दखल अंदाजी नहीं देती है, तो उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता की, कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्या होती है। तो भाई जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो केवल भारी हस्तक्षेप तक सीमित नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसका पूरा विकास करने के लिए पूरे अवसर और साधन भी मिलने चाहिए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था ना, जो प्रतिबंध थे वे हमारे दो आधार पर लगाए जाते थे। पहला हमारा सरकार द्वारा और दूसरा हमारा समाज द्वारा। तो अगर हमारे समाज में ऐसे प्रतिबंध ही नहीं होंगे, यानी कि जब व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सारी सुविधाएं मिलेगी, तो इसी को हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य है, इनकी सुविधा ही नहीं है, तो केवल कानून में उसे स्वतंत्र घोषित कर देने से वो वास्तव स्वतंत्रता नहीं बन जाती। यानी कि स्वतंत्रता हमारी तभी तक ही संभव है, जब ही संभव है जब उसको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और समान सुविधाएं मिले। तो उसी को ही हम सकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। मान लीजिएगा दो छात्रों को पढ़ने की पूरी आजादी है। पहला हमारा छात्र ए और दूसरा हमारा छात्र बी। लेकिन भाई जो हमारा छात्र ए है, इसके पास तो बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे स्कूल है और बहुत सारी आर्थिक सुविधाएं हैं। लेकिन जो हमारा छात्र बी है, ये अपनी गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो दोनों को हम कानूनी रूप से समान स्वतंत्रता मिली है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो जो दूसरा छात्र है, यानी कि जो हमारा बी छात्र है, वो अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो हमें ये कहती है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर भी मिलने चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। तो भाई इसीलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। और इस विचार का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि मुझ पर शासन कौन करता है, जिसका उत्तर है कि मैं स्वयं अपने ऊपर शासन करता हूं। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता यह कहती है कि मुझ पर शासन कौन करता है, इसका उत्तर है कि मैं खुद पर ही शासन करता हूं।
यानी कि अपने जो विचार है, अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो समानताएं है, वे मैं खुद ही संभालता हूँ। तो भाई इसी विचारधारा से जो हमारे रूसो है, हेगेल है, मार्क्स है, गांधी है और भाई ऐसे बहुत सारे विचारक हैं, उनको जोड़ा जाता है। उन सभी का मानना यही था कि व्यक्ति का जो विकास है वो समाज के भीतर ही संभव है। इसीलिए जो समाज और राज्य है उनको ऐसी परिस्थितियां, उनकी ऐसी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसी कंडीशंस बनानी है जिनसे कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने के पूरा पूरा अवसर मिले। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम दोनों के बीच अंतर समझ लेते हैं कि जो हमारी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता है, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो भाई अगर हम बात करें नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो लक्ष्य होता है, वो होता है कि व्यक्ति को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखना। लेकिन जो हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसका उद्देश्य है व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर और समान सुविधाएं देना। तो भाई इसी तरीके से जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें राज्य का कम हस्तक्षेप माना जाता है, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसमें कल्याणकारी राज्य की भूमिका होती है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आप उसको समझिएगा। भाई कल्याणकारी राज्य हमारा वो राज्य होता है जो कि जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाता है, जनता के कल्याण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी कि जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है जनता का कल्याण हो, उसी को ही हम कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं। तो भाई ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो भाई दोनों मिलकर ही व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास है, यानी कि हर तरीके का जो विकास है उसके लिए वो संभव हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो भाई अब हमने समझा कि स्वतंत्रता हमारी दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में भारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, जिसका मुख्य प्रश्न होता है कि मैं किन बातों के लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं देती है। इसका जो मुख्य प्रश्न होता है वो होता है कि मुझ पर शासन कौन करता है। इसी के साथ साथ आपको यह भी रखना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो भाई उनमें आते हैं रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी और अरविंद। तो ये हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख विचारक हैं। तो दोनों प्रकार की जो स्वतंत्रता है वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और व्यक्ति के विकास में वे बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट भी रहने वाला है, वो हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाई अब तक हमने स्वतंत्रता के कई पहलुओं को समझा। अब हम इस अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। तो ये जो विषय है ये केवल राजनीतिक विज्ञान का ही नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार भी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आखिर होती क्या है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर है क्या। तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को बोलने, लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी राय को खुलकर नहीं कह पा रहा तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो आधी मानी जाती है। इसीलिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में से भी एक मानी जाती है। तो जो हमारे प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल है, उनका मानना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो अनावश्यक प्रतिबंध है वे नहीं लगाने चाहिए। जैसे कि आप देखिए आज के समय में हमारी जो मीडिया है ना, वे हमारे एक तरीके की अभिव्यक्ति को जाहिर करने वाली होती है, यानी कि वे अपने विचार को जनता के सामने रखती है। तो इसी कारण से मीडिया पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं होते। तो उनका कहना था कि अगर लोगों को अपने विचार रखने की आजादी नहीं होगी तो समाज में नए विचार, नई खोज और जो सही निर्णय है वे कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अवसर मिलना चाहिए और उनको हर तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे हमारे समाज का विकास भी कर सके। तो भाई आज के समय में अक्सर ऐसा होता है कि किसी पुस्तक, फिल्म या नाटक या लेख इनका कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। इसी के साथ साथ उस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करते हैं। लेकिन केवल इसीलिए कि हम किसी का विचार पसंद नहीं आया उस पर प्रतिबंध लगा देना ये उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में जो अलग अलग विचार है ये होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान यही है कि वहां पर विचारों के मतभेद का समाधान चर्चा, तर्क और वाद विवाद से किया जाता है, न कि किसी लोगों के असहमति से उस पर प्रतिबंध लगा के। तो जब लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं तभी हमें सही और गलत का फैसला पता चलता है और इसीलिए लोकतंत्र में संवाद की जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी
मानी जाती है। यानी कि जो हमारा इंडिया है, इसमें सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको अपने विचार, अपने लेख, इन सभी को प्रकाशित करने का पूरा अधिकार है। लेकिन भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से असीमित है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कोई अधिकार मिलता है तो उसके साथ आपको उसकी जिम्मेदारी या कर्तव्य भी मिलते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से हिंसा फैलती है, घृणा फैलती है, ये समाज को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचता है, तो भाई ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो उचित कानूनी प्रतिबंध भी लगा सकती है। यानी कि स्वतंत्रता का जो उपयोग है वो हमेशा जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, बहुत से सिंगर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी कुछ गाने बना देते हैं, कुछ सॉन्ग्स ऐसे बना देते हैं जिन पर कि सरकार प्रतिबंध लगा देती है। कुछ मूवीज होती है जिन पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? ताकि समाज में कोई भी अराजकता ना फैले, कोई भी किसी भी तरीके का विरोध ना हो। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यही नागरिकों को अपनी बातें रखने का अधिकार देती है। लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि इसका जो उपयोग है वो समाज में शांति, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ भी किया जाना चाहिए। तो भाई यही था हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टॉपिक, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता ये भी हमारा समाप्त होता है। यानी कि यही था हमारा चैप्टर नंबर 2 लिबर्टी। इसके बाद जो हम मिलते हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 समानता यानी कि इक्वालिटी की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।